Welcome to English Literary Studies. I am S.P. Dubey, Assistant Professor, Department of English, STD College, Kadipur, Sultanpur. Dear students, today we shall study Tradition and Individual Talent by T.S. Eliot. Tradition and Individual Talent is an essay written by T.S. Eliot. The essay was first published in a London magazine called The Egoist in the year 1919, and later on the essay was published in Eliot's critical book The Sacred Wood. So The Sacred Wood is a collection of 20 essays written by Eliot. Dear students, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई एक एसे है जो सर्वप्रथम 1919 में द ईगोइस्ट नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और बाद में एलियट ने इस एसे को द सेक्रेड वुड नामक अपनी रचना में पब्लिश किया था. द सेक्रेड वुड इज़ द कलेक्शन ऑफ 20 एसेज रिटन बाय एलियट. इस एसे में एलियट दो बातों पे ध्यान देता है और एलियट कहता है कि पहले पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि इस एसे को एलियट ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. इन द फर्स्ट पार्ट एलियट डिस्क्राइब्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड पोइट्री, एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एसे एलियट गिव्स हिज थियोरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री. तो इस एसे को दो भागों में बांटा जा सकता है. पहले भाग में इन द फर्स्ट पार्ट एलियट गिव्स हिज ओपिनियन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड पोइट्री, और फर्स्ट पार्ट में एलियट कहता है कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसे एलियट फॉर्मुलेट्स हिज कंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पोएट एंड लिटरेरी ट्रेडिशन. तो पहले पार्ट में पोएट और लिटरेरी ट्रेडिशन में क्या रिलेशनशिप है इसकी चर्चा एलियट करता है. एलियट कहता है, सबसे पहले तो एलियट ट्रेडिशन के बारे में बताता है कि ट्रेडिशन क्या है. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू एलियट. बाय ट्रेडिशन एलियट मीन्स ए हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस, ए फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. तो एलियट के अनुसार ट्रेडिशन क्या है? तो ट्रेडिशन इज ए हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस, दैट मीन्स इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट. ट्रेडिशन का अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारी जो बीती हुई परंपरा है या प्राचीन परंपरा है सिर्फ वही ट्रेडिशन है, बल्कि ट्रेडिशन वो होता है जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को फ्यूज जब किया जाता है तो वो हमारा ट्रेडिशन कहलाता है. और आगे एलियट कहता है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आर इम्पॉर्टेंट, बट ट्रू पोएट्स मस्ट अंडरस्टैंड हाउ देयर वर्क्स रिलेट टू बोथ द प्रेजेंट एंड द पास्ट. एलियट आगे कहता है, एलियट क्लेम्स दैट पोएट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन ए वैक्यूम and that the meaning of a poem is defined only in context of tradition. Thus tradition is a constantly evolving construct. Dear students, एलियट यहाँ ये कह रहा है कि किसी भी आर्टिस्ट, जब कोई आर्टिस्ट कोई पोएट कविता लिखता है तो वो अपनी परंपराओं को ध्यान में रखकर ही उसे साहित्य का सृजन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी साहित्य कोई भी कविता अगर ट्रेडिशन का फॉलो नहीं करती है तो फिर ऐसे पोएम को हम ग्रेट या महान नहीं कह सकते हैं. साथ ही साथ एलियट यह भी कहता है कि ट्रेडिशन इज ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग कंस्ट्रक्ट. इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रेडिशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. ट्रेडिशन कोई फिक्स नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक नहीं है. ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो समय के साथ साथ जिसमें परिवर्तन होते रहता है, जो कि गतिशील है, प्रोग्रेसिव है. एलियट asserts that the poets should use their knowledge of the writers of the past to influence their work. आगे एलियट ये भी कहता है कि जो भी पोएट्स हैं वो पास्ट ऑथर्स का जो नॉलेज है, अपने पास्ट ऑथर्स के बारे में
उसको ज्ञान होना चाहिए और उनके द्वारा पास्ट ऑथर या पास्ट पोएट का जो ज्ञान है उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इलियट हमें ये चेतावनी भी देता है और कहता है कि अनुसरण का मतलब ये नहीं हुआ कि हम बिल्कुल इमिटेट करें या ब्लाइंडली इमिटेट करें। इलियट एक्सप्लेन्स दैट टू फॉलो ट्रेडिशन डज नॉट मीन इमिटेटिंग ब्लाइंडली। बिल्कुल ब्लाइंडली हम किसी चीज़ को कॉपी ना करें, बल्कि ट्रेडिशन के बारे में फिर आगे वो इलियट कहता है कि ट्रेडिशन इज़ द एक्यूमुलेटेड विजडम and experience of literature through the ages and is essential for great achievements in poetry। इलियट कहता है कि ट्रेडिशन क्या है, तो ट्रेडिशन इज द एक्यूमुलेटेड विजडम। ट्रेडिशन इज द एक्यूमुलेटेड विजडम। अब यहाँ पे ये इस लाइन पर आपको ध्यान देना होगा, इट इज़ एक्यूमुलेटेड विजडम एंड एक्सपीरियंसेस। तो अब तक का किसी भी समाज की जो परंपरा है, उस समाज की जो ज्ञान है, एक्यूमुलेटेड विजडम है, एक्सपीरियंस है, वही हमारी परंपरा होती है। और इलियट आगे कहता है कि किसी भी अच्छी साहित्य की रचना के लिए ये आवश्यक है कि हमें हमारी परंपरा का ज्ञान हो, हम अपनी परंपरा के बारे में जानें और समझें। फिर आगे इलियट कहता है, नो राइटर और लिटरेचर हैज सिग्निफिकेंस व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम द लिटरेरी कैनन। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो इलियट जिस पे स्ट्रेस कर रहा है। और इलियट कहता है कि नो राइटर और लिटरेचर हैड सिग्निफिकेंस आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट। अगर हम उसे उस परंपरा से, साहित्य की या समाज की परंपरा से अगर उसे हम बाहर कर दें तो कोई भी वर्क, किसी भी वर्क का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। एवरी वर्क हैज़ एन इम्पोर्टेंस ओनली इन कंटेक्स्ट टू द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन के अलग उसका कोई महत्व या कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इन ऑर्डर टू जज ए वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर इट मस्ट बी कंपेयर्ड टू वर्क्स ऑफ द पास्ट। इलियट ये भी कहता है कि अगर हमें किसी भी वर्क को जज करना है, किसी पोएम को इवालुएट करना है, तो हमें इसकी तुलना पास्ट के जो ग्रेट पोइट्स हैं या जो ग्रेट पोएम्स हैं उसके साथ करनी चाहिए। एंड इलियट ऑल्सो बिलीव्स दैट ट्रेडिशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू एडिंग न्यू वर्क टू द लिटरेरी कैनन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इलियट बिलीव्स दैट ट्रेडिशन इज नॉट ए स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज़ ए डायनेमिक कंसेप्ट which keep on changing because new works are added to our tradition। जो आज पोएट लिख रहा है, अगर इसने अच्छा पोएम लिखा है, ग्रेट पोएम लिखा, तो आगे चल के आज की लिखी हुई पोएम भी हमारी परंपरा या हमारी ट्रेडिशन का एक पार्ट बन जाती है। इसलिए ट्रेडिशन में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ये कोई स्टैटिक या फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, बल्कि इलियट कहता है कि जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज न्यू वर्क आर एडेड टू द ट्रेडिशन। टू गेट ए सेंस ऑफ ट्रेडिशन वन मस्ट क्रिटिकली एग्जामिन द पास्ट वर्क ऑफ लिटरेचर। एंड ऑल्सो इलियट सेज दैट if we want to get a sense of the tradition, then we must critically examine the past work of literature. A sense of tradition is to be critically aware of the trends and techniques which became typical of a particular age or movement. इलियट ये भी कहता है कि पास्ट की जो भी हमारी साहित्यिक जो मूवमेंट्स हैं या लिटरेरी ट्रेडिशन है, मूवमेंट्स हैं, हर एज की, हर मूवमेंट की जानकारी हमें होनी चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स ऑफ द पास्ट लिटरेरी मूवमेंट्स। एंड फर्दर इलियट सेज दैट ए पोएट शुड कंपेयर हिज पोएम्स विद द वर्क ऑफ ग्रेट पोएट, एंड दिस कंपेरिजन इज मेड फॉर ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इलियट का ये मानना है कि अगर हम ये वास्तव में किसी कविता या किसी आर्टिस्टिक वर्क का मूल्यांकन करना चाहते हैं, देन वी मस्ट कंपेयर द वर्क विद द पोएट्स और द वर्क्स ऑफ द पास्ट। पास्ट के जो भी ग्रेट पोएट हैं उनकी रचनाओं से हमें तुलना करनी चाहिए आज के पोएट को, और तब हमें वास्तव में पता चलेगा कि वह पोएट आज जो पोएम लिखी गई है वह कितना अच्छा है या ख़राब है, ये हमारी परंपरा के अनुसार है कि नहीं है।
It is only through this comparison that the traditional and the individual elements can be determined. आगे फिर जो सेकेंड पार्ट है इस एसे का, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, द एसे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इन द फर्स्ट पार्ट इलियट डिस्क्राइब्स अबाउट ट्रेडिशन and the relationship between poetry and tradition. In the second part, Eliot speaks about his theory of poetry, and Eliot's theory of poetry is also known as impersonal theory of poetry. So in the second part of the essay, Eliot speaks about his impersonal theory of poetry, and according to Eliot, poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. Eliot कहता है कि पोइट्री क्या है? पोइट्री इज ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन. It is not a turning loose of emotion, it is rather an escape from the emotion. And Eliot asserts that great art is not an expression of the poet's personal emotion but rather an act of aesthetic distillation. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना होगा. इलियट का कहना यह है कि पोइट्री इज़ नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन. उसने अपने डेफिनेशन में बताया इलियट ने कि पोइट्री इज़ नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बल्कि इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम इमोशन. इमोशन से बचना चाहिए. इलियट ये कह रहा है कि किसी भी पोइट को अपने पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस करने से बचना चाहिए, अपने पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से बचना चाहिए. जबकि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के बारे में. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि पोइट्री is the spontaneous overflow of powerful emotions. अगर हम देखें तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन. वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री जो है वो इमोशन का एक्सप्रेशन है, लेकिन टी.एस. इलियट कहता है कि पोइट्री में किसी तरह की कोई इमोशन नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर वर्ड्सवर्थ विथ इलियट और दोनों की पोइट्री की कंसेप्शन के बारे में अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि दोनों ही पोएट के जो व्यूज़ हैं बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एज फार एज इमोशन इज कंसर्न. एक तरफ विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, तो इलियट कहता है कि पोइट्री में इमोशन के लिए कोई स्थान या कोई जगह नहीं होनी चाहिए, पर्सनल इमोशन नहीं होनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ डिपिक्टिंग हिज ओन इमोशंस द पोएट मस्ट कलेक्ट ऑर्डिनरी फीलिंग्स, फ्रेजेस एंड इमेजेस एंड सिंथेसाइज देम इनटू ए न्यू कंपाउंड. इलियट कहता है कि इंस्टेड ऑफ अपने पर्सनल इमोशन, पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करने की बजाय जो पोएट है उसे सामूहिक तौर पर सोसाइटी का या समाज का जो इमोशन है, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे पोइट्री में एक्सप्रेस करना चाहिए. और अंत में अपनी बात को समझाने के लिए टी.एस. इलियट एक कैटलिस्ट का एग्जाम्पल देता है और वो कहता है इलियट कि जिस प्रकार से एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की जो भूमिका होती है वही भूमिका पोएट की होती है. जिस तरह से कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को संपन्न कराने में मदद तो करता है, द कैटलिस्ट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट रिएक्ट इटसेल्फ. जो कैटलिस्ट है वो खुद रिएक्ट नहीं करता है बल्कि उस केमिकल रिएक्शन को संपन्न कराने में उसे मदद करता है. ठीक उसी तरह से जो पोएट है वो अपनी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल इमोशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखता है, बल्कि वह जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसकी समस्याएं, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखता है. और इस प्रकार से अंत में वो पोएट कहता है, टी.एस. इलियट कहता है कि द पोएट इज सिमिलर टू द प्लेटिनम in this reaction. Through the creation of art, new work is brought into being, but the poet is unchanged. पोएट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. पोएट की अपनी पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल ओपिनियन कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि पोएट बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए. और इसलिए
इसे हम कहते हैं, इस थ्योरी को इम्पार्शियल थ्योरी ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस I would like to end today's lecture. Hope this lecture will benefit you. Thank you for watching this video. Thank you once again.